हेलो दोस्तों, मैं मोनिश सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। मैं आज आप लोगों से पर्यावरण अध्ययन BEBAE 181 के कुछ MCQs को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आज मेरा डिस्कशन टॉपिक होगा इकाई 6 जैव विविधता मूल्य और सेवाएं। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण MCQs होंगे मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय का एक पार्ट पहले ही आ चुका है और आज का जो ये पार्ट है ये दूसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। ठीक है, और आज के इस पार्ट में हम लोग पूरे के पूरे MCQs का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस अध्याय के पहले पार्ट के MCQs वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके पहले वाले पार्ट को भी जरूर देखें। ठीक है, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे इस फैमिली के जिनको कि BEBAE 181 का इंग्लिश MCQ चाहिए। ठीक है, तो उन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 19 मई के बाद से संभवतः अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में BEBAE 181 के इंग्लिश MCQs भी आएंगे। ठीक है, पहली बात तो कंप्लीट हुई। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मेरे कुछ ऐसे भी प्यारे व्यूअर्स हैं, प्यारे सब्सक्राइबर हैं, प्यारी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनका कहना है कि सर आपने MCQs की मात्रा कम कर दी है, जैसे कि एक चैप्टर में 10-15 MCQs ही दे रहे हैं, ज़्यादा MCQs नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो मेरे भाई, दरअसल ज़्यादा MCQs देने पर एक चैप्टर में बच्चे बोर हो जा रहे थे, उनको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने MCQs की मात्रा तो कम कर दी है मगर मैंने अपने डिस्कशन का लेवल थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब फिर भी अगर दिक्कत है, मुझे भी पता है दिक्कत आ रही होगी क्योंकि MCQs कम है, तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में भी कहा है कि मैं आप लोगों को कुछ MCQ सेट अवेलेबल करवाऊंगा जिसका क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना होगा। ठीक है, सॉरी, जिसके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को स्वयं से करना होगा। ठीक है, जब मैं वो सेट आप लोगों को अवेलेबल करवा के दूंगा तो आप लोग जब उसको बनाएंगे और जब वो मुझे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो गलत सही होगा उसका डिस्कशन भी मैं आप लोगों से करूंगा। तो जो भी क्वेश्चन अभी बच जाएंगे, जो क्वेश्चन ब्लैंक रह जाएंगे, मैं उन सभी क्वेश्चंस को उसी MCQ सेट में कवर करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन भी हो जाएगा और हम लोगों ने जो इतनी मेहनत करी है, इतने दिन से जो हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं 30-35 दिनों से, उसका क्या फल हम लोगों को मिला इसका भी पता हम लोगों को चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का और हमारे आज के इस क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है, वो है दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे अधिक उपज किस क्षेत्र में होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा उपज जो है किस क्षेत्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी के मैदान, B गंगा के मैदान, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों हम लोगों का वो होने वाला है गंगा का मैदान जो है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा के मैदान की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गंगा के मैदान की बात की गई है। तो गंगा के मैदान के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और वो बातों में से सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये छुपा है कि गंगा का जो मैदान है यह दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है और इसी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 3,59,400 वर्ग किलोमीटर है अथवा 359,400 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसी गंगा के मैदान के अधिकांश हिस्सों में खेती होती है और इन्हीं खेती से किसान भाइयों का जीवन यापन होता है। ठीक है, और इसी गंगा के मैदान का जो वन्य जीवन है वो घनी क्षेत्रों में है, नीलगाय, ब्लैक बक और चिंकारा। मतलब घनी क्षेत्र, जो घनी खेती के क्षेत्र हैं गंगा के मैदान के, उनमें मिलते हैं नीलगाय, ब्लैक बक और चिंकारा, जबकि नमी युक्त क्षेत्र जो है गंगा के उसमें मिलते हैं मगरमच्छ, घड़ियाल व गंगाई डॉल्फिन। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा के मैदान की क्या महत्ता जो है पूरे विश्व भर में है। ठीक है, हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि हिमालय का संगम बिंदु कौन सा क्षेत्र है। हमारे ऑप्शन हैं पूर्वोत्तर भारत, B पश्चिमी भारत,
सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हम लोगों का वो होने वाला है पूर्वोत्तर भारत जो है हिमालय का संगम बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करी गई है, तो ये पूर्वोत्तर भारत है क्या, मैं अभी इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह जो पूर्वोत्तर भारत है प्रायद्वीपीय भारत के साथ हिमालय का एक संगम बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर जैव विविधता की भरपूर मात्रा व्याप्त है, मतलब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी पूर्वोत्तर भारत के जो वन्य जीवन और वनस्पति है उनमें ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं दलदली क्षेत्र और घने जंगल, जबकि यहाँ पर दरियाई घोड़ा, भैंस, स्केप डियर और फिर हॉग डियर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि अंडमान निकोबार कितने द्वीपों का समूह है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 346, 347, 348, 349, मतलब 346, 347, 348 एंड 349। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 348। इट मीन्स कि अंडमान निकोबार जो है वह 348 द्वीपों का समूह है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों की चर्चा करी गई है, एक तो अंडमान निकोबार और एक द्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार के बारे में बतला देता हूँ दोस्तों। अंडमान निकोबार जो है यह हमारे भारत देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जो राजधानी है, मतलब इस प्रदेश की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। ये द्वीप क्या है? ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह जो द्वीप का क्षेत्र है इसमें भारत में है बंगाल की घाटी या फिर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार और फिर द्वीप समूह, अरब सागर व लक्षद्वीप आदि। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें भी मैंने चर्चा करी अंडमान निकोबार की, तो मैं बता दूं अंडमान निकोबार जो है 348 द्वीपों का सबसे लंबा समूह है। ठीक है, और इस द्वीप में जो उपस्थित पादप है, मतलब पेड़ पौधे, जीव, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 15,000 पुष्पधारी पेड़ पौधे जो है पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, जिनमें से 2200 पुष्पधारी पेड़ पौधे इसी द्वीप क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, जबकि इन 2200 में से जो 200 प्रजातियां हैं पुष्पधारी पेड़ पौधे की वो यहाँ की स्थानिक प्रजाति है, मतलब इनका जो वास्तविक स्थल है, इनकी उत्पत्ति इसी द्वीपीय क्षेत्र से हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तटीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 5680 किलोमीटर, 5689 किलोमीटर, 5580 किलोमीटर और 5589 किलोमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 5689 किलोमीटर जो है तटीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर तटीय क्षेत्र की बात की गई है, तो मैं तटीय क्षेत्र के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो पार्ट में बताया था कि W.A. रोजर द्वारा पूरे भारतवर्ष को लगभग 10 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था, तो उनमें से जो 10वां नंबर का क्षेत्र और अंतिम क्षेत्र है वो है तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो तटीय क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल 5689 किलोमीटर है और इस तटीय क्षेत्र की चौहद्दी पश्चिम में अरब सागर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक व केरल है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, जबकि दक्षिण में इसी की चौहद्दी है मन्नार की खाड़ी व हिंद महासागर। ठीक है, और इस तटीय क्षेत्र में जो वन्य जीवन पाए जाते हैं उनमें से मैंग्रोव में जो पाए जाते हैं वो है ज्वार नदमुख, लेगून व डेल्टा के समुदाय। ठीक है, और उसके बाद जो कैसू आरीना में पाए जाते हैं उनमें है कैलोफिल्म पेंडेनस। ठीक है, उसके बाद पाए जाते हैं उठे हुए कोरल। ठीक है, उसके बाद डॉल्फिन ज्वार नदमुख के गंदे पानी में मिलते हैं। ठीक है, ये जो डॉल्फिन है ज्वार नदमुख जो कि तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके गंदे पानी में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तटीय क्षेत्र में जो नमकीन पानी है उसमें घड़ियाल, ओलिव, रिडली, लेदर और ग्रीन आदि मिलते हैं। ठीक है, जबकि मैंग्रोव के जो हिस्से हैं तटीय क्षेत्र में उनमें सुअर, मॉनिटर लिजार्ड, बंदर और बाघ देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हमारा जो 13वां नंबर प्रश्न है वो ये है कि वर्तमान में दुनिया में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ऑप्शन है 32, 33, 34 एवं 35। हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अभी पूरे विश्व भर में लगभग नहीं, पूर्ण रूप से 34 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट की चर्चा करी गई है, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है क्या। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की मात्रा भरपूर है
उच्च स्थानिकता है और जो लगातार खतरे में है वही जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई प्रजाति भरपूर मात्रा में पाई जाती है और उच्च स्थानिकता है, मतलब वहां पर से ही उस प्रजाति की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वहीं पर वह प्रजाति खतरे में आ गई है, तो ऐसा क्षेत्र जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस वीडियो के पहले पार्ट में, मतलब पहली पार्ट की जो वीडियो थी इसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मेयर्स WA रोजर, ठीक है, WA रोजर के अनुसार पूरे भारतवर्ष को लगभग 10 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था, 10 बड़े जैव विविधता हॉटस्पॉट के भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे विश्व की बात कर लेता हूँ। तो विश्व में मेयर्स नाम के व्यक्ति द्वारा 1988 में दुनिया भर में 18 हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी। ठीक है, और इन 18 हॉटस्पॉट में 50,000 स्थानिक पादप प्रजाति, जो कि विश्व का कुल 20% पादप होगा। ठीक है, मतलब 50,000 स्थानिक प्रजाति जो है यह पूरे विश्व का 20% पादप अपने अंदर समाहित किए हुए। ठीक है, और 7,46,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह 18 के 18 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। और यह जो 18 हॉटस्पॉट का क्षेत्रफल है 7,46,000 वर्ग किलोमीटर, यह पूरे धरती के सतह का 0.5% है। ठीक है, फिर बाद में विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र के अनुसार पूरे विश्व में 21 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जबकि कंजर्वेशनल इंटरनेशनल के अनुसार पूरे विश्व में 34 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जो कि धरती के कुल क्षेत्रफल का 1.4% है। ठीक है, और इनमें इन 34 हॉटस्पॉट में 64% कशेरुकी तथा 35% संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती है, जबकि प्राइमेट की 96% प्रजातियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग 14वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14वां नंबर प्रश्न ये है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ऑप्शन है 4, 2, 3 एवं 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होने वाला है 4। मतलब भारत में कुल अभी वर्तमान में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं 4 हॉटस्पॉट में देश की लगभग 33% स्थानिक वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, और इन्हीं 4 हॉटस्पॉटों में पूरे 49,219 पादप पेड़ पौधे, मतलब 49,219 पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जिनमें से 5,150 पेड़ पौधे पादप की प्रजातियां स्थानिक है, मतलब भारत ही उनका उत्पत्ति क्षेत्र है। और इन्हीं 4 हॉटस्पॉट में 47 फैमिली के तहत 141 जेनेरा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इन्हीं 4 हॉटस्पॉट के लिए यहाँ पर 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र है, मतलब भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि जैव विविधता के कितने मूल्य हैं? तो ऑप्शन है 3, 4, 2 एवं 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 2। पूरे विश्व भर में जैव विविधता के 2 मूल्य देखने को मिलते हैं, और वह उपयोगिता मूल्य और है गैर उपयोगिता मूल्य। ठीक है, और उपयोगिता मूल्य हम उन्हें कह सकते हैं जिनका निजी जीवन में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, जबकि गैर उपयोग मूल्य वे मूल्य है जिनका उपयोग लगभग हम लोग निजी जीवन में शारीरिक तौर पे नहीं करते, हम लोग इसका उपयोग मानसिक तौर पर करते हैं, जैसे कि पार्कों की सुरक्षा करना। यही जो है गैर उपयोग के तरह के मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि उपयोग मूल्य में आता है जैसे हम लोग किसी लकड़ी को खरीदते हैं और फिर उसका जलावन बनाते हैं, तो यह उपयोगिता मूल्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही मैंने इस अध्याय से उठाए थे एमसीक्यूज के लिए, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस इसमें लग रहा है कि छूट गया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, आप वीडियो के डिस्कशन को जरूर सुनें। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जो बोलता हूं उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। क्या पता इस एमसीक्यूज के अलावा उस वीडियो डिस्कशन टॉपिक से मैं जो बोल रहा हूँ इस टॉपिक इस डिस्कशन से भी कुछ क्वेश्चंस आज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी 15 क्वेश्चंस तो लिए ही गए हैं। मैं जब मॉडल सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है, मॉडल सेट मतलब मैं जब आप लोगों से
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवाऊंगा तो उस समय मैं बचे हुए क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा। फिर वो जब आप लोग मुझे सबमिट करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसके बाद मैं उसका डिस्कशन भी आप लोगों से करवा दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।